हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जून 1994 वॉशिंगटन अमेरिका। एक बंद कमरा, टेबल पर बिछा हुआ एक खुफिया नक्शा और उस नक्शे पर बम गिराने का पूरा प्लान तैयार हो चुका था। अब सवाल आता है कि बम गिराना किस पर था? तो भैया निशाना था नॉर्थ कोरिया। लेकिन अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर आखिर बम गिराना क्यों चाहता था? क्योंकि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के योंगबोंग रिएक्टर को उड़ाना चाहता था। अब योंगबोंग से अमेरिका को क्या दिक्कत थी? तो योंगबोंग न्यूक्लियर रिएक्टर से नॉर्थ कोरिया प्लूटोनियम निकालकर बम बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन पूरी प्लानिंग के बाद भी अमेरिका जबरदस्त टेंशन में था कि बम गिराऊं कि ना गिराऊं, और उसका कारण था साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया का अमेरिका की बमबारी से क्या लेना देना? तो भैया नॉर्थ कोरिया पहले ही कह चुका था अगर हम पे बम गिराए गए तो हम साउथ कोरिया में आग लगा देंगे। सन के दिमाग के लोग थे, ये काम कर भी सकते थे। और इस साउथ कोरिया की जिम्मेदारी, मतलब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर थी। और यहीं पर सारा मामला फंसा हुआ था। नॉर्थ कोरिया ने अपनी पहाड़ियों में तोप छुपाकर साउथ कोरिया की फील्डिंग पहले से ही सेट कर रखी थी। और ये तोप इतनी खास थी जो गोला दागने के लिए बाहर आती, गोला दागती और वापस पहाड़ी के अंदर छुप जाती। अब घने जंगलों में इन्हें ढूंढना और नष्ट करना लगभग नामुमकिन था। और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सारे आंकड़े फंसे हुए थे। लेकिन मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? अमेरिका नॉर्थ कोरिया को पहले क्यों नहीं रोक पाया? किसने नॉर्थ कोरिया का बम बनवाया? और आखिर नॉर्थ कोरिया को बम की जरूरत क्यों पड़ गई? तो भैया इसके पीछे था अमेरिका का बड़बोलापन और बेबुद्धि के लिए गए फैसले। आइए समझाता हूँ। 1910 में जापान ने विस्तारवाद करते हुए कोरिया को कब्जा लिया। इसके बाद 1939 में हिटलर ने वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दिया। अब जापान और जर्मनी दोनों एक ही पार्टी से खेल रहे थे, क्योंकि दोनों ही अमेरिका और ब्रिटेन के साथ खड़े वेस्टर्न वर्ल्ड से परेशान थे। अमेरिका जापान के विस्तारवाद को रोकने के लिए अड़ंगे लगा रहा था, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो जर्मनी की एस्तेसी वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहले ही कर रखी थी। तो दो दुखियारे एक साथ आकर बैठ गए। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो जर्मनी और जापान दोनों हारे। जापान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर कोरिया से निकल गया। अब खाली जगह देखकर सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों कोरिया में घुस गए। और घुसने के बाद इन दोनों ने कोरिया के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा बना नॉर्थ कोरिया जो सोवियत यूनियन के संपर्क में, मतलब सोवियत यूनियन के साथ रहा, और दूसरा बना साउथ कोरिया जिसको अमेरिका ने सपोर्ट करा। अब ये थी नॉर्थ कोरिया के बनने की कहानी। अब समझो कि नॉर्थ कोरिया ने बम क्यों बनाया। देखो, साल आ गया 1950। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया से कहा कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, टेंशन ना ले, साउथ कोरिया पे हमला कर, पूरा कोरिया तेरा है। और भैया नॉर्थ कोरिया सैनिक के जहाज पर चढ़ के साउथ कोरिया की छाती पे जा चढ़ा। अब अमेरिका साउथ कोरिया को बचाने के लिए आया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के लिए सोवियत यूनियन और चीन, ये दोनों भागे भागे आए। और चीन ने तो अपनी सेना भी नॉर्थ कोरिया को दे दी। अब युद्ध चलते हुए लगातार 3 साल बीत गए। अमेरिका के बड़बोड़े जनरल्स और नेता लोग टीवी पर आकर ये कहने लगे कि अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर परमाणु बम गिरा देगा। अब नॉर्थ कोरिया ने इस धमकी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका जापान के साथ पहले ही ये सब कर चुका था। नॉर्थ कोरिया को लगा कि भैया इज्जत के साथ पीछे हट जाओ, मतलब युद्ध में शांति समझौता ना भी हो तो भी चलेगा, पर अभी के लिए युद्ध बंद कर दो। और उधर अमेरिका को भी लगा कि चलो कम से कम युद्ध तो खत्म हो ही रहा है। अब सारी पार्टी राजी हो गई और 1953 में युद्ध खत्म हो गया। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने जो किया, उसने नॉर्थ कोरिया को एटम बॉम्ब बनाने की तरफ धकेल दिया। इस उल्लू के चरखे अमेरिका ने 1958 में अपने परमाणु हथियार साउथ कोरिया में लाकर रख दिए, और यहीं से सत्यानाश की शुरुआत हुई। अब एक पल के लिए जरा आप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की नजरों से सोचो। आपने 3 साल लगातार लड़ाई लड़ी, अपनी 1/4 आबादी खो दी, और ये सब करने के बाद भी आपको जमीन हासिल ना हुई। अपना देश खंडर बन गया, लोग भूखे मरने लगे, और ये सब होने के बाद भी अमेरिका आपके सर पर एटम बम लाकर रख देता है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? अब नॉर्थ कोरिया के भाई के दिमाग में एक बात बैठ गई कि अगर उसके खुद के पास एटम बम होगा तो अमेरिका उस पर कभी हमला नहीं करेगा। और अब कहानी में एंट्री होती है ब्रिटेन की। भाई साहब, इंग्लिस्तान ने अपने पहले न्यूक्लियर रिएक्टर कैल्डा हॉल के जितने भी ब्लूप्रिंट्स वगैरह थे, ये सब डिक्लासिफाई कर दिए, मतलब पूरी दुनिया को मुफ्त में दे दिए कि हे दुनिया वालों, इन्हें पढ़ो और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना सीख लो। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर इन्होंने ये सब किया क्यों? तो भैया एवं ही कर दिए। मतलब ब्रिटेन दुनिया को अपनी धौंस दिखाना चाहता था कि देखो दुनिया वालों, हम टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे जा चुके हैं, हम ऐसी छोटी मोटी टेक्नोलॉजी यूं ही फ्री में बांट देते हैं। लेकिन भैया न्यूक्लियर रिएक्टर के ब्लूप्रिंट फ्री में बांट देना, ये बात तो मेरे भी हलक से ना उतर रही। खैर, ब्रिटेन ने दुनिया के लिए दरियादिली दिखा दी, और दुनिया के एक कोने में कोई इसी ताक में बैठा था कि कब उसे कोई ऐसा मौका मिल जाए, और वो कोना था नॉर्थ
कोरिया। वहां के इंजीनियर साइंटिस्ट सरकारी कागजों को लेकर बैठ गए। यकीन मानिए, नॉर्थ कोरिया के एटम बॉम्ब की पहली ईंट इन्हीं मुफ्त के कागजों के दम पर रखी गई थी। ब्रिटेन के उसी ब्लूप्रिंट को री इंजीनियर करके नॉर्थ कोरिया ने अपना खुद का 5 मेगावाट का एक रिएक्टर खड़ा कर दिया। और इस रिएक्टर की सबसे खतरनाक बात यह थी कि चालू होते ही पहले दिन से इसकी मदद से प्लूटोनियम बनाने की तैयारी शुरू हो गई। अब नॉर्थ कोरिया दबे पांव ये सब कर ही रहा था कि अचानक से ये खबर सोवियत यूनियन के कानों तक पहुंच गई। सोवियत यूनियन ने देखा कि उसका एक पड़ोसी कुछ बड़ा खेल करने के चक्कर में बैठा है। फिर क्या था, सोवियत यूनियन अपने आप को सुपर पावर समझता था और था भी उस जमाने में। उसने नॉर्थ कोरिया के ऊपर तगड़ा इंटरनेशनल प्रेशर डाला, थोड़ी यारी दोस्ती की दुहाई वगैरह दी और दबाव डालकर नॉर्थ कोरिया से एनपीटी यानी कि परमाणु प्रसार संधि पे साइन करवा लिए। अब इस एनपीटी पे साइन होने का मतलब बिल्कुल साफ था कि नॉर्थ कोरिया अब आगे चलकर कोई भी एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित रखेगा। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया इस वादे पर टिकने वाला था? तो भाई साहब, कहानी तो अब शुरू होगी। अब जैसे ही सोवियत यूनियन और नॉर्थ कोरिया के बीच में नजदीकियां बढ़ी, अमेरिका के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। उसने तुरंत अंतरिक्ष में घूम रही अपनी एक जासूसी सैटेलाइट का मुंह सीधे नॉर्थ कोरिया के योंगबोंग रिएक्टर की तरफ घुमा दिया और वहां से तस्वीरें खींचने लगा। अब जब ये खुफिया तस्वीरें अमेरिका के वॉशिंगटन में गई तो भाई साहब, वहां बैठे एक्सपर्ट्स के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। उन्होंने तस्वीरों में साफ देखा कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया को चूना लगा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने चुपके चुपके वहां पर एक रीप्रोसेसिंग प्लांट खड़ा कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है? तो बॉस, सीधे शब्दों में समझो, ये एक ऐसी चीज होती है जहां पर जले हुए यूरेनियम से, मतलब यूरेनियम के कचरे से प्लूटोनियम को छानकर अलग किया जाता है और फिर इसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके एटम बॉम्ब बनाया जाता है। मतलब एटम बॉम्ब बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप यूरेनियम को एनरिच कर लो या यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाकर उसे बॉम्ब में इस्तेमाल कर लो। अब नॉर्थ कोरिया यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाने की तरफ जा रहा था। अब जैसे ही ये तस्वीरें बाहर आई, अमेरिका को बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि भैया ये लड़का अब किसी के रोके ना मानने वाला, यानी किम इल संग, जो उस समय नॉर्थ कोरिया का तानाशाह था, अब बॉम्ब बनाने से पीछे ना हटने वाला था। और इसके बाद खेल और दिलचस्प हो गया। साल 1993 में नॉर्थ कोरिया ने दुनिया को तगड़ा झटका देते हुए ये ऐलान कर दिया कि भैया हम एनपीटी से बाहर निकल रहे हैं, हमें ना रहना इस फालतू के समझौते में। अब पूरी दुनिया में खलबली मच गई। मतलब एनपीटी से बाहर निकलना उस समय बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर एक और कलेश शुरू हो गया। दुनिया अभी इस झटके से संभल ही ना पाई थी कि नॉर्थ कोरिया ने एक और ऐलान कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने नया पैंतरा मारते हुए कहा कि चलो बाहर नहीं निकलते, सस्पेंड कर देते हैं। मतलब दुनिया ये सोच रही थी कि भैया तुम इस ट्रीटी में हो कि नहीं हो, किसी को कुछ पता ही ना था। और अब इस ड्रामे के बीच में एंट्री होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स की। भैया ये परमाणु जासूस भागे भागे नॉर्थ कोरिया के योंगबोंग रिएक्टर पहुंचे ताकि वहां की फ्यूल रॉड्स यानी जो ईंधन की छड़ें होती हैं उन्हें गिना जा सके। जब नॉर्थ कोरिया एनपीटी के अंदर था तब दुनिया भर की इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज बड़े आराम से वहां आ जाकर नजर रख सकती थी कि आखिर नॉर्थ कोरिया अपने रिएक्टर के साथ कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने यह ऐलान करा कि भैया हम तो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो सब लोग घबरा गए और जल्दी से रिएक्टर के पास पहुंचे कि आखिर देखें कि नॉर्थ कोरिया ने अपने रिएक्टर के साथ किया क्या है। अब देखो, फ्यूल रॉड्स को गिनना बहुत जरूरी था क्योंकि फ्यूल रॉड्स को गिनने के बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि रिएक्टर से कितना प्लूटोनियम निकला है। लेकिन भैया नॉर्थ कोरिया वाले भी उस्तादों के उस्ताद निकले। उन्होंने इंस्पेक्टर्स को ऐसा उलझाया, ऐसे पैंतरे बदले कि इंस्पेक्टर्स भैया रॉड गिनना तो दूर, उन्हें तो ढंग से देखने का मौका तक ना मिला। अब आप इस पूरे खेल की ग्रेविटी को समझो। जब तक वो फ्यूल रॉड्स रिएक्टर के अंदर थी तब तक ये इंस्पेक्टर्स उन्हें गिनकर ये पता लगा सकते थे कि अंदर कितना प्लूटोनियम बना है। लेकिन अगर एक बार ये रॉड्स प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर चली गई तो भैया उसके बाद तो भगवान भी ये ना बता सकता कि रिएक्टर से कितना प्लूटोनियम निकाला गया है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आती है, वॉशिंगटन में हड़कंप मच जाता है और अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर तुरंत हमले की तैयारी करने लग जाता है। अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका था कि अगर लड़के के हाथ प्लूटोनियम लग गया तो बॉम्ब बनाने में अब ज्यादा टाइम ना लगेगा। और यही है वो इस कहानी का मोड़ जहां से हमने अपनी वीडियो की शुरुआत करी थी। भैया अमेरिका हमले के लिए बिल्कुल उतावला बैठा था, लेकिन तभी टीवी पर एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर सीधे नॉर्थ कोरिया से लाइव अलग अलग न्यूज चैनलों पर भाषण ठोक देते हैं। जिमी कार्टर ने कहा कि भैया अपन ने नॉर्थ कोरिया के भाई यानी किम इल संग से एक डील कर लिया, मतलब बातचीत कर लिया है और अब ये लोग बॉम्ब वॉम्ब ना बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनाब वहां अचानक से कैसे टपक गए। तो भैया सीन ये था कि सत्ता से बाहर होने के बाद जिमी कार्टर ने पूरी दुनिया में युद्ध रुकवाने का ठेका ले लिया था। मतलब ये बिल्कुल वही बीमारी है जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप लेकर घूम रहे हैं। अब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ये सब देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सामने ये कह रहा था कि नॉर्थ कोरिया मान गया है, और अगर वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हमला कर देता तो दुनिया को क्या जवाब देता। जब कोई
कोई आदमी मान ही चुका था तो हमला करने की क्या जरूरत थी। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। इस डील के कागजात पर स्याही सूखने से पहले ही नॉर्थ कोरिया के भाई किम इल संग का टिकट कट जाता है, यानी भाई ऊपर निकल लेता है। अब उसकी गद्दी पर आकर बैठता है उसका बेटा, जिसका नाम था किम जोंग इल। अब इसके बाद एक नया समझौता साइन होता है जिसमें साफ लिखा था कि नॉर्थ कोरिया अपने योंगबियोन रिप्रोसेसिंग प्लांट पर ताला लगाएगा और प्लूटोनियम नहीं बनाएगा। अब आखिर नॉर्थ कोरिया ये सब क्यों करेगा, मतलब बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। तो हाँ, डील में उसे काफी कुछ मिल रहा था। तो डील के मुताबिक अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ये सब मिलकर उसे 2 लाइट वाटर रिएक्टर देंगे। अब भैया ये थे वीवीआईपी रिएक्टर, मतलब इनसे बिजली तो झमाझम बनती थी, लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए जो प्लूटोनियम चाहिए वो लगभग ना के बराबर या फिर बहुत घटिया क्वालिटी का निकलता था। लेकिन जरा ये सोचो, क्या नॉर्थ कोरिया इस नई डील पर टिकने वाला था? और यही शक अमेरिका को भी था। अब अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया का दिल जीतने के लिए उसे बिल्कुल मुफ्त हैवी ऑयल देने का भी वादा कर दिया। ये हैवी ऑयल जो बड़े कार्गो शिप्स होते हैं या हैवी मशीनरी, मतलब इंडस्ट्री की हैवी मशीनरी, उन्हें चलाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन भैया इस समझौते में एक ऐसा झोल था जिसे अमेरिका भांप न सका। इन कागजातों पर साफ साफ लिखा था कि नॉर्थ कोरिया प्लूटोनियम नहीं बनाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा था कि नॉर्थ कोरिया यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकता। यानी समझौते के हिसाब से नॉर्थ कोरिया के लिए अभी भी एटम बम बनाने का एक रास्ता खुला था। और बस इसी मोड़ पर एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बदनाम न्यूक्लियर स्मगलर अब्दुल कादिर खान और पाकिस्तानी सरकार ये अब नॉर्थ कोरिया का बम बनवाने में मदद करने वाले थे। देखो, जैसे ही पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बम बनाया, भाई साहब उसने मानो ब्लैक मार्केट में परमाणु सामान की दुकान ही खोल दी। जिसको जो माल चाहिए, ब्लूप्रिंट ले लो, सेंट्रीफ्यूज ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, पैसों के बदले में सब कुछ पाकिस्तान सप्लाई करने को तैयार था। अब नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान से संपर्क साधा, जिसमें पाकिस्तान का भी फायदा था। देखो, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम बनाने का फॉर्मूला तो था, लेकिन इस बम को एक मिसाइल पर रखकर दुश्मन पर दागने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। और वहीं पर नॉर्थ कोरिया मिसाइलें बनाने में एक्सपर्ट था। ये टेक्नोलॉजी उसने सोवियत यूनियन से हासिल करी थी। तो भैया इन दोनों के बीच में डील हो गई, जिसमें नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देगा और पाकिस्तान बदले में परमाणु बम बनाने में नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा। अब दोनों कंगाली में आटा गीला कर रहे देश मिलकर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे थे। हालांकि बाद में जब ये सारा भांडा फूटा तो पूरा ठीकरा अब्दुल कादिर खान के सर पर फोड़ दिया गया। लेकिन जरा एक पल के लिए ठंडे दिमाग से सोचो, क्या पाकिस्तान जैसे देश में जहां एक सुई भी बिना आर्मी की मर्जी के नहीं हिलती, वहां कोई वैज्ञानिक न्यूक्लियर सीक्रेट्स और बॉम्ब बनाने का साजो सामान मिलिट्री की नाक के नीचे से निकाल कर दूसरे देश में भेज सकता है? मतलब यार, आप खुद समझदार हो, इतनी चीज तो कोई भी समझ जाएगा। अब जरा आप अब्दुल कादिर खान का और पाकिस्तानी आर्मी का बिजनेस मॉडल समझो। भाई लोगों ने यूरोप में दलाल बिठाए, मलेशिया में फैक्ट्रियां खोली, दुबई में बिचौलिए खड़े करे और ब्लैक मार्केट के जरिए ऐसा नेटवर्क बनाया कि मानो न्यूक्लियर सामान का अमेज़न खोल रखा हो। इरादा बिल्कुल साफ था, भैया पैसे दो और माल लो। अब भैया इस न्यूक्लियर अमेज़न के सबसे वीवीआईपी कस्टमर थे ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया। अब हुआ ये कि ईरान के पीछे तो अमेरिका और इजराइल पड़ गए, मतलब आज भी पड़े हुए हैं, तो वहां का धंधा तो थोड़ा मंदा हो गया। उधर लीबिया के तानाशाह ने यानी गद्दाफी ने अमेरिका के डर से अपने सारे हथियार अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिए। अब मैदान में बच गया अकेला नॉर्थ कोरिया, जो बॉम्ब बनाने के लिए अपनी चमड़ी तक को बेचने को तैयार था। अब नॉर्थ कोरिया के साथ इस धंधे में पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू थे। देखो, पहला फायदा तो यह था कि उन्हें मोटा पैसा मिल रहा था और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल रही। अब इसके बाद पाकिस्तान के वीवीआईपी प्लेन नॉर्थ कोरिया का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और साल 1993 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो खुद प्योंगयांग पहुंचती है, जहां अब्दुल कादिर खान पहले से ही तंबू गाड़ कर बैठा था। अब इन दोनों सरकारों के बीच कैमरे के पीछे एक डील साइन होती है और इस डील के बाद पाकिस्तान मिलिट्री के C-130 प्लेन न्यूक्लियर सामान भरकर नॉर्थ कोरिया में पहुंचाने लगे। और किसी को शक ना हो इसलिए कागजों पर कन्वेंशनल वेपन्स लिखा हुआ था, मतलब राइफल्स और बुलेट वगैरह, लेकिन असलियत में उन बक्सों में सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन और उन्हें चलाने के लिए कलपुर्जे भरकर भेजे गए थे। अब इससे पहले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को शक होता, पाकिस्तान की फौज अमेरिका की नाक के नीचे से ये खेल खेलकर साफ निकल जाती है। और अब आता है 31 अगस्त 1998 का वो दिन, जिस दिन अचानक से नॉर्थ कोरिया टीवी पर आकर अपनी छाती ठोक कर कहता है कि भैया हमने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू करा है और हम अपनी पहली सैटेलाइट छोड़ने जा रहे हैं। इसके बाद एक रॉकेट उड़ता है और सीधा जापान के ऊपर से होता हुआ प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में जाकर गिरता है। अब ये सब देखकर पूरी दुनिया हंस रही थी, बस दो देश नहीं हंस रहे थे, जिसमें से एक था अमेरिका और दूसरा था नॉर्थ कोरिया। अमेरिका ये बात समझ चुका था कि नॉर्थ कोरिया ने सैटेलाइट नहीं बल्कि जापान और अमेरिका के घर तक तबाही मचाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अब वॉशिंगटन में बैठी हुई टेक्निकल
टेक्निकल टीम ने जब सारा हिसाब किताब जोड़ा तो भाई साहब उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही ना हुआ कि नॉर्थ कोरिया ICBM टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है। अब इस तगड़े झटके के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसीज 24 घंटे नॉर्थ कोरिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और फिर इनकी नजर पड़ती है ब्लैक मार्केट में हो रही एक सीक्रेट डील पर, जहां नॉर्थ कोरिया हाई स्ट्रेंथ हाई स्पीड एल्यूमिनियम ट्यूबिंग खरीद रहा था। और ये ट्यूबिंग किस काम आती थी? भाई साहब सेंट्रीफ्यूज बनाने के। अब अमेरिका को भनक लग गई। उसने तुरंत अपना एक बड़ा अधिकारी नॉर्थ कोरिया भेजा और जाकर हवा में तीर चला दिया कि बेटा हमें सब कुछ पता है कि तुम चुपके चुपके यूरेनियम एनरिच कर रहे हो। अब अमेरिका को लगा कि डील वील के चक्कर में नॉर्थ कोरिया डर जाएगा, लेकिन भाई इसका उल्टा हो गया। किम जोंग इल ये तो पूरा अकड़ में बैठा हुआ था। उसने अमेरिकी अधिकारी से बोल दिया कि हाँ हम बना रहे हैं यूरेनियम, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और इसके बाद वही हुआ जो होना था। मतलब सबसे पहले तो हैवी फ्यूल की सप्लाई बंद हुई और बस फिर से युद्ध की टेंशन शुरू हो गई। अब नॉर्थ कोरिया कहां मानने वाला था। नॉर्थ कोरिया ने भी कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसने दुनिया भर से आए हुए एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स थे इन्हें इकट्ठा करा, बस में ठूसा और सीधा एयरपोर्ट पर ले जाकर उतार दिया और इनसे कहा बेटा अपना बोरिया बिस्तर समेटो और पहली फुर्सत में निकल लो, तुम्हारा काम हो गया। और इसके तुरंत बाद योंगबियोन रिएक्टर के ऊपर से सील तोड़ी गई और उस प्लांट को दोबारा चालू कर दिया गया। अब आ गई जनवरी 2003। नॉर्थ कोरिया सरेआम ये ऐलान करता है कि भैया हम एनपीटी को छोड़ रहे हैं। मतलब पहले सस्पेंड करी थी अब छोड़ ही दी, ये पकड़ो तुम्हारी एनपीटी, अपन चला घर। और भैया नॉर्थ कोरिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने एनपीटी साइन करी और फिर उसके बाद लात मार दी। अब इसके बाद क्या होना था? रीप्रोसेसिंग प्लांट फुल रफ्तार पर चालू किया गया और देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर ही नॉर्थ कोरिया ने 3 से 4 एटम बॉम्ब बनाने का मसाला यानी कि प्लूटोनियम तैयार कर लिया। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया, यानी कि 9 अक्टूबर सन 2006 सुबह ठीक 10:35 पर नॉर्थ कोरिया के उत्तर पूर्व में बसे एक छोटे से गांव के पास जमीन के नीचे पहला न्यूक्लियर टेस्ट होता है और नॉर्थ कोरिया अब एक आधिकारिक रूप से परमाणु देश बन चुका था। अब गुस्से में आकर यूनाइटेड नेशंस नॉर्थ कोरिया के ऊपर और कड़े प्रतिबंध ठोक देता है। अब देखो वैसे भी ये देश कोई सुई तक तो बनाता ना था, तो इन सैंक्शंस की वजह से उसकी बची कुची अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से तबाह हो गई। अब भैया साल आ जाता है 2007। अमेरिका, चीन, जापान, रूस और साउथ कोरिया ये मिलकर नॉर्थ कोरिया को समझाते हैं, जिसे इतिहास आज 6 पार्टी टॉक्स के नाम से जानता है। ये लोग नॉर्थ कोरिया से कहते हैं कि भैया कोरिया यार तुम अपने इस योंगबियोंग रिएक्टर को बंद कर लो और बदले में तुम्हें जो एनर्जी चाहिए यानी बिजली, तेल, पानी जो भी कुछ चाहिए वो सब हम देंगे ना, फ्री में देंगे। काय को टेंशन ले रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, चिल मारो। अब नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने पूरी दुनिया से बड़े बड़े पत्रकारों को इकट्ठा किया, टीवी वीवी लगवाए और दुनिया के सामने अपने ही रिएक्टर का एक कूलिंग टावर उड़ा दिया और फिर टीवी पर कहा देखो दुनिया वालों हमने अपना कूलिंग टावर उड़ा दिया। अब भैया दुनिया में शांति पड़ जाती है कि चलो कूलिंग टावर उड़ा दिया तो अब रिएक्टर वगैरह कैसे चलाएगा। लेकिन क्या वाकई नॉर्थ कोरिया सरेंडर के मूड में था या ये सब दिखाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकी गई थी? तो भैया जैसे ही ये कूलिंग टावर उड़ाने की तमाशेबाजी खत्म हुई, ठीक वैसे ही जुलाई 2008 में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग इल इनको लकवा मार जाता है और भाई को समझ में आ गया कि अब अपना टाइम नजदीक है। तो ये फटाफट सारे इंतजाम करता है और तुरंत अपने सबसे छोटे बेटे यानी कि किम जोंग उनको गद्दी पर बैठा देता है। अब भैया बेटा बाप से भी 2 कदम आगे था। ये एक नया खेल खेलता है। इसने 25 मई 2009 को नॉर्थ कोरिया का दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया। अब इस पूरी कहानी का गजब पैटर्न नोट करो। नॉर्थ कोरिया के पहले भाई यानी कि दादा किम इल संग ने कागज पर मतलब एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बैकग्राउंड में बॉम्ब बनाने की तैयारी चलती रही। उसके बाद आया दूसरा भाई यानी कि किम जोंग इल। अब इसने दुनिया के सामने अपना कूलिंग टावर उड़ा दिया, लेकिन फिर भी बॉम्ब बनाता रहा। और इनके बाद आया अब लेटेस्ट भाई जिसे दुनिया किम जोंग उनके नाम से जानती है। इसने अमेरिका से समझौता तो कर लिया, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ दिया और इसके बाद स्पेस प्रोग्राम का नाम देकर धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट कर दिए। मतलब इन तीनों पीढ़ियों को करना वही था जो ये करना चाहते थे, बस हर बार दुनिया को वादा करके उल्लू बनाया गया था। अब इसके बाद किम जोंग उन ने परमाणु परीक्षणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पूरी दुनिया थर-थर कांपने लगी। 12 जनवरी 1913 को नॉर्थ कोरिया अपना तीसरा परमाणु परीक्षण करता है। फिर आती है 6 जनवरी 1916, नॉर्थ कोरिया का चौथा परमाणु परीक्षण होता है और इस बार कोई मामूली एटम बॉम्ब नहीं था बल्कि हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट हुआ था। फिर उसी साल 9 सितंबर 2016 को 5वां टेस्ट होता है और इसी साल भाई ने 24 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। और फिर आया वो दिन 3 सितंबर 2017 दोपहर के ठीक 12:36 पर नॉर्थ कोरिया के उत्तर पूर्व में चीन की सीमा से मात्र 80 किलोमीटर दूर एक विशाल पहाड़ के अंदर एक भयंकर धमाका होता है। ये धमाका इतना ताकतवर था कि पूरा का पूरा पहाड़ कुछ मीटर धरती के नीचे धंस गया और आसपास के देशों में भूकंप के झटके महसूस हुए। और इस धमाके के बाद नॉर्थ कोरिया ने दुनिया के सामने आकर ये कहा कि
उसने थर्मो न्यूक्लियर वेपन बना लिया है और अब उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा होता है। अब सबसे बड़ा और लाख टके का सवाल कि भैया जब पूरी दुनिया को पता था तो दुनिया की ठेकेदारी उठाने वाला अमेरिका नॉर्थ कोरिया को समय रहते क्यों ना रोक सका? मतलब इराक और लीबिया की तरह वहां पर अपनी फौज क्यों ना उतारी? तो जरा एक पल के लिए ठंडे दिमाग से सोचो और मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया को रोकने के बाद अमेरिका को वहां से क्या मिलता? क्या नॉर्थ कोरिया के पास अरबों डॉलर का सोना था या कोई तेल के कुएं निकल रहे थे? तो भैया जवाब है, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ भयंकर गरीबी थी। अब आप जरा पूरी क्रोनोलॉजी को समझो। अमेरिका इराक के सद्दाम हुसैन को सूली पर टांग देता है, झूठा इल्जाम लगाकर टांग देता है कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि इराक के पास कुछ ना था। तो इराक के पास ऐसा था क्या जो अमेरिका वहां घुसा? तो जवाब है, तेल के कुएं। आज अमेरिका हाथ धोकर ईरान के पीछे पड़ा है और ईरान के पास क्या है? ईरान के पास भी गैस और तेल है। और जरा इससे पहले चलो, अमेरिका ने वेनेजुला की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और जरा याद करो वेनेजुला के पास क्या था? वही तेल था, जिसे आज अमेरिकी कंपनियां निकाल कर बेच रही हैं। यानी जहां तेल होगा वहां अमेरिका लोकतंत्र बचाने पहुंच जाएगा और जहां भुखमरी होगी वहां दूर से खड़ा होकर तमाशा देखेगा। और बॉस, अगर आज भी किसी के दिमाग में ये गलतफहमी है कि भविष्य में नॉर्थ कोरिया शायद अपने वेपन्स वगैरह यानी कि परमाणु बम त्याग देगा, तो भाई साहब ये तो कभी सपने में भी ना होने वाला। इतिहास गवाह है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर भरोसा किया है और अपने हथियार सरेंडर कर दिए हैं, दुनिया ने उसका मार मार के बहुत बुरा हाल किया है। जरा याद करो लीबिया के तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी को। साल 2003 में गद्दाफी ने एक इंटरनेशनल डील के हिसाब से अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम एक थैले में समेटकर अमेरिका के चरणों में रख दिया और उसके बदले में अमेरिका ने और नेटो ने मिलकर 2011 में लीबिया पर हमला करके मोहम्मद गद्दाफी को बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि लीबिया के पास भी तेल था। अब दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण देखो, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा था। अब दुनिया के ठेकेदार यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और खुद रशिया ये यूक्रेन को गारंटी देते हैं कि बेटा तेरा अगर कभी किसी के साथ झगड़ा होता है तो हम आएंगे तुझे बचाने, और यूक्रेन ने भरोसा करके अपने परमाणु हथियार त्याग दिए। आज देख लो क्या हो रहा है। ये दुनिया बलवान के सामने झुकती है और बलवान को सलाम ठोकती है। बिना शक्ति के शांति नहीं मिल सकती है। अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को इतिहास के ये पन्ने बहुत अच्छी तरह से रटे हुए हैं। उसे ये बात पता है कि जिसने भी अपना बॉम्ब छोड़ा दुनिया ने उसे जीने लायक ना छोड़ा। अब चाहे नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर कोई भी राज करे, जो भी आएगा वो अपनी आखिरी सांस तक बॉम्ब को तो ना छोड़ेगा। इन तीन लोगों ने अपने देश के विकास के लिए कुछ ना किया, ना ही अपनी जनता को कोई सुख सुविधा दी। इन्होंने ये परमाणु बम अपने देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी गद्दी को यानी अपनी सत्ता को बचाने के लिए ही बनाए हैं, क्योंकि इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब तक इनके पास ये एटम बॉम्ब नाम का खिलौना रहेगा, दुनिया की महाशक्तियां इन्हें उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगी। ये बॉम्ब इनकी सत्ता का लाइफ इंश्योरेंस है। देखो, सच तो ये है कि पूरी दुनिया को चलाने की ठेकेदारी जिन मुट्ठी भर देशों ने उठा रखी है, उनके इन्हीं दोगले और गलत फैसलों की वजह से आज पूरी मानवता अलग अलग तरह के संकटों को झेल रही है। हमारी धरती का पूरा वातावरण, जमीन, हवा, पानी, या वो युद्ध जो धरती के अलग अलग कोनों पर लड़े जा रहे हैं, या तबाह होती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था, इसकी नींव हिलाने का काम इन्हीं महाशक्तियों के ऊटपटांग फैसलों ने किया है। और इनमें से एक सुपर पावर ऐसा है जो आपको बस वहीं खड़ा मिलेगा जहां उसे अपना फायदा और पैसा दिखाई देगा। खैर, अब क्या कर सकते हैं, दुनिया है ही ऐसी। तो भैया ये थी हमारी न्यूक्लियर सीरीज की आखिरी वीडियो। अब इस टॉपिक पर मैं और वीडियो नहीं बनाने वाला, और मुझे मालूम है कि हाँ, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और इंडिया मतलब अपना भारत, इनकी न्यूक्लियर जर्नी रह गई है। लेकिन समझो भाई, इस सीरीज पर कोई ज्यादा ट्रैक्शन नहीं आ रहा, तो मेरी भी मजबूरी है कि मैं ऐसी चीज पर बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता जिसके बारे में लोगों को जानने का वैसे भी कोई खास इंटरेस्ट ना हो। तो मिलते हैं एक बिल्कुल नए और कड़क टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।